नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ग्राउंड रिपोर्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखीमपुर खीरी की खबर के साथ, जहां पर देर रात एक भीषण हादसा सामने आया। आपको बता दें कि अनियंत्रित होकर कार पलटने से यह हादसा हुआ है। बलिया के अतरिया में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। स्टेट हाईवे पर गड्ढे की वजह से ये कार पलटी है। गड्ढे की वजह से तेज रफ्तार कार पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर से पलिया जा रहे थे कार सवार लोग और इसी दौरान कार जो है वो तेज रफ्तार में थी। सड़क पर गड्ढे की वजह से ये भीषण हादसा हुआ है। शाहजहांपुर से पलिया जा रहे थे सभी कार सवार लोग और इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत भी हो गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अवध जायसवाल जुड़ गए फोन लाइन पर। अवध, क्या कुछ ताजा अपडेट इस हादसे को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि ये हादसा बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। ये अभी जो पिछले दिनों बाढ़ आई थी उसके चलते जो ये पलिया और शाहजहांपुर मार्ग है, यहाँ पे पुलिया रेलवे क्रॉसिंग अतरिया पड़ती, वहाँ पे पुलिया बनी हुई थी। जो पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई थी बाढ़ के पानी की वजह से, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने ये मुनासिब नहीं समझा कि ये पुलिया को ठीक किया जाए, क्योंकि एक भारी गड्ढा हो गया था। देर रात जब ये टैक्सी थी शाहजहांपुर से बलिया आ रही थी, तो इसी बीच यही गड्ढे पे चूंकि धुंध भी थी, थोड़ा कोहरा भी था, तराई क्षेत्र कोहरा भी पड़ता है, जी। तो यही जो पुलिया के पास जब गड्ढे में जा गिरी और गड्ढे से किनारे एक खाई में जा गिरी, जिसमें 11 लोग सवार थे और कुल 5 लोगों की मौत हो गई। हालांकि ग्रामीण मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों ने शोरगुल मचाया, किसी तरीके से घायलों को कार से निकाला और पुलिस को सूचना दी, जिस पर पहुंची पुलिस ने सभी जो घायल थे उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया है जी। और जो मृतक थे उनको उनके शव को सील करके और पीएम के लिए भेज दिया है। अवध, आखिर कितने बजे ये हादसा हुआ है? देखिए, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, क्योंकि देर रात की घटना है, सभी लोग सो रहे थे, लेकिन ये माना जा रहा है कि सुबह लगभग 4 बजे का समय रहा होगा। और इसमें सभी लोग जो थे वो शाहजहांपुर से जो लोग आ रहे थे, जी। इसमें अधिकतर टीचर थे, जो शिक्षक थे, शिक्षक लोग थे जो अपने स्कूल पहुंच रहे थे और सभी शिक्षक ही बताए जा रहे हैं फिलहाल। क्या अब जिस तरीके से ये पूरा हादसा सामने आया है, इस पर कोई जांच अभी तक बिछाई गई है? देखिए, निश्चित ही बड़ी घटना है और इसको लेकर जिलाधिकारी ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और पूरे प्रकरण की जांच जरूर कराई जाएगी। अभी फिलहाल तो अभी सुबह की घटना है। सभी अधिकारी जो घायलों को उपचार के लिए जो उपचार कराने के लिए सभी अधिकारी व्यस्त हैं और बिल्कुल ही निश्चित ही पूरी घटना की जांच कराई जाएगी। जी, चलिए, शुक्रिया अवध तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और चलिए ग्राउंड रिपोर्टर में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं बिजनौर से, जहां पर ब्रश बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रश फैक्ट्री में तापमान ज्यादा होने से गैस सिलेंडर में ये आग लगी है। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने भीषण आग पर काबू पाया। शेरकोट के नायक सराय नेजो चौक की पूरी घटना आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक ब्रश बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लगी है। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां मौके पर पहुंची और इस भीषण आग पर काबू पाया गया। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता फैसल खान जुड़ गए फोन लाइन पर। फैसल, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, ये ब्रुश बनाने की एक फैक्ट्री थी जो ब्रुश बनाए जाते थे, जहां वहां एक तापमान ज्यादा होने के कारण आग लग गई। आग लगने का कारण ये रहा कि जो पास में गैस सिलेंडर था, आग उस गैस सिलेंडर ने भी पकड़ ली और जो भी उस फैक्ट्री के अंदर ब्रुश रखे सब जल के राख हो गए। अगर बात की जाए नुकसान की, तो नुकसान लगभग लाखों का बताया जा रहा है। फिलहाल जानकारी नहीं है, जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो जांच कर रही है, उसके बाद पता चलाएगा लगभग कितना नुकसान है और क्या क्या चीजें जलकर राख। आग के पीछे वजह क्या बताई जा रही है अभी? क्या शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी या कोई और वजह? देखिए, आग के पीछे जो वजह बताई जा रही है, ये बताई जा रही है कुछ गर्म जो मशीन है उसकी गर्म होने के कारण तापमान ज्यादा हो गया और जो पास में रखा सिलेंडर था उसने आग पकड़ ली। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए फैसल। तो आपको बता दें कि भीषण आग लगी एक फैक्ट्री में, जिसमें काफी सामान भी जलकर राख हो गया इस दौरान।
और अगली खबर लखनऊ से, जहां पर समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव की आज जन्म जयंती है और आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों और मुख्यालयों में आयोजन किया जाएगा। सादगी के साथ नेताजी की जयंती को मनाया जाएगा। आज सिविल अस्पताल में ब्लड डोनेट करते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि सफाई में आज पूरा परिवार जो है वो एक साथ नजर आने वाला है। तो आज मुलायम सिंह यादव की जन्म जयंती मनाते हुए समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और खुद अखिलेश यादव नजर आएंगे। सफाई में पूरा परिवार जो है वो एक साथ नजर आएगा। बस सिर्फ कमी होगी तो मुलायम सिंह यादव की। उसके अलावा चाचा, भतीजे, बहू सब एक ही साथ नजर आएंगे। हालांकि ये आदेश दिए गए हैं कि एकदम सादगी के साथ जन्म जयंती मनानी है नेताजी की। ये आदेश दिए गए हैं अखिलेश यादव की तरफ से। तो आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जो समाजवादी पार्टी के जो मुख्यालय हैं वहां पर कार्यक्रम का आयोजन आज किया जाएगा। और इसी बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी है। मुलायम सिंह की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि, ऐसा कह रहे मुख्यमंत्री का। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज मुलायम सिंह यादव की जन्म जयंती है और समाजवादी पार्टी भी इस जन्म जयंती को सादगी के साथ आज मनाएगी। और ये ट्वीट इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने लिखा है कि पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये ट्वीट किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मनीष मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मनीष, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रही है? आज सादगी के साथ मुलायम सिंह यादव की जो जन्म जयंती है उसको समाजवादी पार्टी मनाने जा रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। देखिए, निश्चित तौर से कितना एक बड़ा बहुत खास दिन होता था, न केवल अखिलेश यादव के लिए, यादव परिवार के लिए, बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए। आपको बताऊं, 19 विक्रमादित्य माह की अगर हम बात करेंगे, बैनर, पोस्टर्स, झंडों से तमाम बधाई संदेश रहते थे। नेताजी के लंबे आयु की जिक्र होता था, उनके साथ फोटो होती थी। पूरा 19 विक्रमादित्य माह लगा रहता था। साथ ही साथ आपको बताऊं, न केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या पार्टी के पदाधिकारी या नेता उनको विश करते थे, बाकायदा जो विपक्ष के नेता होते थे, जो कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश में माने जाते थे या देश में जो कद्दावर नेता मानते थे, वो उनको फ़ोन से या उनके घर आके उनको बधाई देते थे। और आज ही का वो दिन होता था जब नेता मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के कार्यालय आते थे, लखनऊ में रहते थे, तो यहाँ पे आते थे और मंच पे नहीं बैठते थे। कभी वो मंच पे नहीं बैठते थे क्योंकि नवंबर का महीना होता है और हल्की सी गुनगुनी धूप होती थी। वो अपनी कुर्सी जो लॉन है वहाँ पे समाजवादी पार्टी का, वहाँ पे लगवाते थे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के बात करते थे, पदाधिकारियों के साथ बैठ के बात करते थे। और सबसे खासियत जो उनकी थी कि अगर आप 10 साल पहले भी एक बार की मुलाकात हो तो आपको आपके नाम से पहचानते थे, आपको नाम से जिक्र करके बुलाते थे, संबोधित करते थे। तो यही चीज़ उनको एक अलग करती थी। और आज वही चीज़ देखने को मिलेगा कि पार्टी वही है, कार्यालय वही है, लोग वही हैं, पर जिसकी जयंती है नेता मुलायम सिंह यादव, वो उनके बीच में नहीं है। तो भावुक पल होगा और पूरा परिवार इस समय मैनपुरी इलेक्शन के लिए सफाई में है। तो जिस चीज़ का सपना देखते थे और जिस चीज़ के लिए नेताजी हमेशा कहते थे कि शिवपाल मेरा भाई है और वो मेरे साथ है और अखिलेश मेरा बेटा है और सब साथ हैं, यादव परिवार में एकता है, आज वो नहीं है। वो पर वो जो वो चाहते थे कि उनको दिखे। और आज मैनपुरी के इलेक्शन में जब डिम्पल यादव लड़ रही हैं चुनाव, वहाँ से नेताजी की सीट खाली होने के बाद, तो वहाँ पे पूरा दिखाई दे रहा है। कार्यक्रमों की अगर हम किसी का बात करेंगे तो तमाम कार्यक्रम रखे गए हैं, पर ज़्यादातर जो है वो सेवा भाव के कार्यक्रम रखे गए हैं। फलों का वितरण होगा अस्पतालों में, जो रैन बसेरे हैं वहाँ कंबल के बटारा बांटे जाएंगे। साथ ही साथ रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। ये सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ पे भी रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। तो तमाम तैयारियां की गई हैं बहुत सादगी के साथ, बहुत ही सेवा भाव के साथ आज मनाया जाएगा। मुलायम सिंह यादव का जो जयंती है उसको मनाने की तैयारी की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके उनको श्रद्धांजलि दी है उनकी जयंती पे। तो कहीं ना कहीं जो उनकी एक छवि थी, जिसलिए माने जाते थे कि नेताजी अपनी बात सबसे मनवा लेते थे, नेताजी की बात सब सुनते भी थे और नेताजी को याद करने वाले करोड़ों जो उनके प्रशंसक हैं वो आज उनको याद करेंगे। पर
भावुक पल होगा निश्चित तौर से, न केवल यादव परिवार के लिए, पूरी समाजवादी पार्टी के लिए भी भावुक पल होगा कि हाँ, अगर हम खुद बात करेंगे तो आज तमाम सालों से हम कवर करते थे, कवरेज करते थे, नेताजी का बिल्कुल। जन्मदिन होता था उस दिन हम वहाँ पे रहते थे और तमाम लोगों से मिलने के बाद वो पत्रकारों से रूबरू होते थे और बुलाते थे, बातचीत करते थे। तो सारी चीज़ें हैं, बट नेताजी इस समय नहीं, तो एक भावुक पल ज़रूर है किसी का, और सादगी के साथ और सेवा भाव के साथ इसको मनाया जा रहा है। खुद सफाई में जो यादव परिवार है वो वहाँ पे एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें जो पूरा परिवार है वो वहाँ पे शिरकत करेगा और श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। जी देखिए, हम लगातार कह रहे हैं कि पूरा परिवार आज सैफई में मौजूद है, लेकिन और आज जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है उसमें भी पूरा परिवार मौजूद रहेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी की नींव रखने वाले खुद मुलायम सिंह यादव आज इस परिवार में मौजूद नहीं है। कहीं ना कहीं एक कमी ज़रूर आज सभी परिवार वालों को भी और साथ ही जो कार्यकर्ता है उनको भी ये कमी ज़रूर महसूस होगी इस वक्त। जी, निश्चित तौर से देखिए बहुत ज़्यादा भावुक पल है, क्योंकि नेताजी की जो छवि थी, जो नेताजी की बात करने की शैली थी और जो नेताजी का कद था वो बहुत बड़ा था। आप देखेंगे राजनीतिक सफ़र अगर उनका आप देखेंगे तो बहुत बड़ा था, और जिस तरीके से सदन में भी आप देखते थे, बात करते थे, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी करते थे, विपक्ष में रह के बहुत कम लोग जो होते हैं वो ऐसे विभाग बोलने के लिए माने जाते थे कि अपनी बात जो होती थी उसको रखते थे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी कहा था कि आप देश के अच्छे प्रधानमंत्री हैं और मैं चाहूँगा आप दोबारा प्रधानमंत्री बने। तबकि कई लोग होते हैं जो अपनी सीट के लिए देखते हैं, अपने को आगे आने के लिए देखते हैं, पर उनके अंदर ये अलग छवि थी, वो दूसरों से कहीं ना कहीं अलग रहते थे। और सबसे खूबी जो मैं कई बार इसका जिक्र पहले भी कर चुका हूँ और आज भी करूँगा, क्योंकि अब वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी जो खासियत थी, जो दिखाता था कि किस तरीके से आप पार्टी की नींव रखते हैं, संरचना करते हो, उसको फिर एक इतनी बड़ी पार्टी तक लेके जाते हैं, इतना लंबा संघर्ष होता है, तो वो ज़रूर था। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संबोधित करना, कहीं पे ज़्यादा नारे लगते थे तो बीच में डांटते भी थे कि अभी शांत हो जाओ, मैं बोल रहा हूँ, अभी मेरी बात सुनो, तुम लोग यही चीज़ है, बात नहीं सुनते हो, लोहिया जी को पढ़ो। डांटते भी थे, दुलारते भी थे और अपनी बात को मनवाते भी थे। ऐसे नेताजी थे, और नेताजी की जो बात होती थी वो कहीं ना कहीं आज अखरेगी। पूरा जो विक्रमादित्य मार्ग है आप वहाँ देखेंगे तो सन्नाटा पसरा हुआ है। वही कार्यालय था जहाँ ढोल नगाड़े और बैंड बजते थे, भंडारे के आयोजन होते थे, तमाम जगह आप वहाँ पे देखते थे कि कई लोग भंडारे लगाते थे। तो आज वो चीज़ नहीं दिख रही है, तो सादगी है और कमी है अपने नेता को, और निश्चित तौर से कहीं ना कहीं एक आंखें नम होंगी आज जब सब नेताजी को ध्यान करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे, तो कहीं ना कहीं जी नेताजी को कमी जो है वो कोई पूरी नहीं कर सकता, पर अपने श्रद्धांजलि देंगे, सेवा भाव के साथ मनाने की तैयारी की गई है। कृतिका जी, चलिए आप लगातार बने रहिए मनीष, आगे भी आप जानकारियां लेंगे। इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां सुबह 10:25 पर लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कर्टन रेजर के संबंध में बैठक करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि सुषमा स्वराज भवन चाणक्यपुरी दिल्ली में यह कार्यक्रम है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन में भी मुख्यमंत्री आज शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें ग्रेटर नोएडा के बाद रामलीला मैदान गाजियाबाद जाएंगे मुख्यमंत्री, जहां विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो आज दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां कई सारी गाजियाबाद में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात मुख्यमंत्री करेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अधिक जानकारी के साथ मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। मनीष, क्या कुछ ताजा अपडेट? आज दिल्ली, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए आज एक दिवसीय दिल्ली एनसीआर के दौरे पर रहेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करेंगे तो 12 बजे से शुरू होने वाले कर्टन रेजर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की बात करेंगे, जिसका कर्टन रेजर है जो सुषमा स्वराज ऑडिटोरियम में होगा चाणक्यपुरी में। वहाँ से इसकी शुरुआत की जाएगी और वहाँ पे प्रेस से वार्ता भी करेंगे मुख्यमंत्री। उनके साथ नंद गोपाल नंदी और जसवंत सैनी भी रहने वाले हैं, दोनों मंत्री उनके साथ रहेंगे। तो जिस तरीके से जो कार्यक्रम है, जिस तरीके से MOU साइन होने हैं, किस किस देशों में यात्रा पे जाएंगे, कितने देशों के लोगों को आमंत्रित किया
गया है। इस पूरी जानकारी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कर्टन रेजर करेंगे। बहुत बड़ा पल होगा, क्योंकि जिसकी तैयारी के रही हमने देखा था 2017 के बाद आने के बाद जिस तरह से इन्वेस्टर समिट्स हुए थे, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट आया था यूपी में, चाहे वो सैमसंग की बात कर लीजिए, आपका नोएडा में है ना, तो कहीं ना कहीं उसकी भव्यता जानते हैं और किसकी इंपॉर्टेंस जानते हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाएंगे, इन्वेस्टर्स को लेके आएंगे, तो जो उत्तर प्रदेश के विकास की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और डबल इंजन की सरकार का जो फायदा बताने की कोशिश कर रहे थे, कानून की राज की बात जो करते थे, उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट की बात करेंगे तो कर्टन रीजन करीब 12 बजे से लेकर 2 बजे तक कार्यक्रम रखा गया है और करीब 1:30 बजे से 2 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर जाएंगे, विश्वविद्यालय जाएंगे, जहाँ पे जो इंडो अफ्रीकन हैथकैन है उसका भी शुभारंभ करेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी रहेंगे। करीब 317 जो विदेशी बच्चे हैं वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे, जिनसे संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करीब 10 विदेशों के मंत्री भी रहेंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम वहाँ पे भी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो छवि है की बात करेंगे, अगर हम रखने की बात करें तो लगातार पहले देश में बात होती थी, उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल की बात होती थी, किस तरह से कानून का राज है, पर अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से चाहे GIC की बात करेंगे, चाहे आप इंडो अफ्रीकन हैथकैन की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो इन्वेस्टर समिट हो, चाहे जो विदेशी पटल भी आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का आप नाम रखते हुए कहीं ना कहीं नजर आएंगे। उसके बाद वो शाम को करीब 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में गाजियाबाद जाएंगे, जहां प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करेंगे और तमाम शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। उसके बाद शाम को जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक भी करेंगे। माना जा रहा है कि वहाँ के जो अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक भी करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देखा गया है कि जिस भी जिले में जाते हैं वहाँ पे अधिकारियों के साथ समीक्षा दौरा जरूर करते हैं, समीक्षा बैठक जरूर करते हैं। और जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने समय में निकाय चुनाव वाले हैं। 2022 में ही दिसंबर माना जा रहा है कि प्रस्तावित है कि 2022 में ही चुनाव हो सकते हैं। तो जिस तरीके से आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंस जानते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अगर बढ़त बनानी है तो उसको वहाँ पे जो अपनी फील्ड है, जो अपनी ग्रास रूट मेंबर्स हैं, उनको बढ़ाने होंगे। और कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे तमाम विपक्षी पार्टी हो, अब प्रबुद्ध वर्ग को भी साधने की बहुत ज़्यादा तैयारी की गई है। पहले इसको हमने देखा था जब इसकी शुरुआत हुई थी, अगर 2007 के चुनाव से हम बात करेंगे तो ब्राह्मण सम्मेलन की बात होती थी, पर अब प्रबुद्ध वर्ग की बात हुई जिसमें तमाम साहित्यकार होते हैं, तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो पूर्व रिटायर्ड होते हैं वो होते हैं, अपनी अपनी फील्ड की जो महारत रखने वाले लोग होते हैं, विशेषजन, उनको बुलाया था, उनके साथ संवाद किया था और कहीं ना कहीं उनसे संपर्क बनाने की बात की जाती कि आप सरकार की उपलब्धियाँ किस तरीके से पहुँचाई जा रही है, किस तरीके से अंत्योदय तक की जो स्कीम्स है भारतीय जनता पार्टी को, उसको कैसे क्रियान्वित किया जा रहा है, ये सारी चीज वहां पे डिस्कस होगी। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मनीष। और इसी के साथ चलिए ग्राउंड रिपोर्टर में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पीलीभीत दौरे का आज दूसरा दिन है और आज तमाम कार्यक्रमों में राज्यपाल शिरकत करती हुई नजर आएंगी। वन अधिकारियों के कर्मचारियों के साथ भी आज राज्यपाल बैठक करेंगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पीलीभीत दौरे का आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करती हुई नजर आएंगी। साथ ही बता दें कि वन अधिकारियों के कर्मचारियों के साथ में बैठक भी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस वक्त पीलीभीत के दौरे पर है और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। दूसरे दिन कई कार्यक्रमों में शिरकत करती हुई वो नजर आएंगी। और अगली खबर लखनऊ से, जहां पर 80 लाख उपभोक्ताओं से यूपीपीसीएल नहीं वसूल पा रहा है बिल। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 80 लाख उपभोक्ताओं पर करीब 46,000 करोड़ रुपए बकाया है। प्रदेश के 3.22 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं में 25% लोग जो है वो बिल पे नहीं कर रहे हैं। यूपीपीसीएल को 1,366 करोड़ रुपए का हर महीने का घाटा हो रहा है। 5,940 करोड़ रुपए की बिजली खरीद रहा है यूपीपीसीएल और 2,321 करोड़ रुपए प्रतिमाह वेतन और अनुरक्षण पर औसत खर्च होते हैं। 5,300 वहीं आपको बता दें कि प्रतिमाह हो पा रही वसूली 1,556 करोड़ रुपए की सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। 1,366 करोड़ रुपए की सब्सिडी के साथ वसूली और खर्च के बीच अंतर है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के अंदर यूपीपीसीएल इस वक्त उपभोक्ताओं से बिल नहीं वसूल पा रहा है। 80 लाख उपभोक्ताओं से यूपीपीसीएल अपना बिल जो है बिजली का वो वसूल नहीं कर पा रहा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 80 लाख उपभोक्ताओं पर करीब 46,000 करोड़ रुपए बकाया है। और अगली खबर लखनऊ से ही, जहां पर 5 दिसंबर को अनुपूरक बजट सरकार पेश करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि 5 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 6 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। 7 दिसंबर को बजट के साथ कुछ विधेयक पारित होंगे। 3 दिन तक शीतकालीन सत्र चलेगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 7 दिसंबर को बजट के साथ कुछ विधेयक भी पारित किए जाएंगे विधानसभा में। 3 दिन तक ही शीतकालीन सत्र चलेगा, जो कि 5 तारीख से शुरू होगा। 5 दिसंबर, 6 दिसंबर और 7 दिसंबर 3 दिनों का ये सत्र होगा, शीतकालीन सत्र, जिसमें पहले दिन अनुपूरक बजट को पेश किया जाएगा सरकार की तरफ से। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन बजट पेश होगा। और अगली खबर भी लखनऊ से ही, जहां पर प्रदेश के हर जिले में अब डाटा सेंटर को स्थापित किया जाएगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की उपस्थिति में एमओयू साइन किया गया है। अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविंद कुमार भी इस दौरान वहां मौजूद रहे। 13,500 करोड़ के डाटा सेंटर के निवेश को लेकर एमओयू साइन किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि प्रदेश की 75 जिलों में 750 डाटा केंद्र स्थापित करने की योजना है। प्रदेश सरकार और इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के बीच में ये एमओयू साइन हुआ है। 13,500 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड इस डाटा सेंटर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगी। और अगली खबर भी लखनऊ से, जहां पर वाराणसी के पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामले में आपको बता दें कि बिहार के रहने वाले बदमाशों को ढेर करने वाली टीम को इनाम की घोषणा की गई है। दरअसल बता दें कि पुलिस टीम के उत्साहवर्धन के लिए 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। सचिव गृह तरुण गाबा ने पत्र लिखकर इसकी घोषणा की है। उपनिरीक्षक अजय यादव को गोली मारकर घायल करने वाले बदमाश ढेर किए गए हैं। उपनिरीक्षक से लूटी हुई क्रिस्टल और मैगजीन भी बरामद की गई है। टीम के उत्साहवर्धन के लिए 5 लाख रुपए इस वक्त घोषणा की गई है देने की। तो टीम के उत्साहवर्धन के लिए 5 लाख रुपए की स्वीकृति इस वक्त की गई है। और ग्राउंड रिपोर्टर में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाएगा पक्षियों के लिए एक बड़ा आशियाना। सीजे सिटी में पक्षियों के लिए आशियाना बनाया जाएगा। 37 एकड़ बंजर जमीन पर एलडीए पक्षी विहार बनवाएगा। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद टेंडर इसके लिए जारी किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पक्षियों के लिए आशियाना बनेगा लखनऊ में, जहां 37 एकड़ बंजर जमीन पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी पक्षियों का ये आशियाना बनाने जा रहा है। पक्षी विहार जिसको मंजूरी मिलते ही इसके लिए टेंडर पास किया जाएगा। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाएगा पक्षियों के लिए एक नया आशियाना। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ ग्राउंड रिपोर्टर में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।